ऑल राइट। सो आज हम जो वीडियो बना रहे हैं वो कोडिंग लैंग्वेजेस एंड एसडीएलसी लाइफ साइकिल के ऊपर बना रहे हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो कौन सी कोडिंग लैंग्वेजेस हैं, बैक एंड लैंग्वेजेस कौन सी हैं, फ्रंट एंड लैंग्वेजेस कौन सी और डेटाबेस लैंग्वेजेस कौन सी हैं। ये सारी ही कोडिंग लैंग्वेजेस हैं, बट उन सबका एक अलग अलग महत्व है, वो हम बताएंगे। और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बारे में बताएंगे। सो गाइस, ये वीडियो उन सभी के लिए है जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। सॉफ्टवेयर में कोई भी फील्ड में, आइदर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाह रहे हैं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर में आप फ्रंट एंड इंजीनियर बनना चाह रहे हो, बैक एंड इंजीनियर बनना चाह रहे हो, डेटाबेस इंजीनियर बनना चाह रहे हो, आप डिज़ाइन इंजीनियर बनना चाह रहे हो, बिजनेस एनालिसिस्ट बनना चाह रहे हो, या डेटा एनालिसिस्ट बनना चाह रहे हो, या सॉफ्टवेयर टेस्टर बनना चाह रहे हो। ये जो वीडियो है उन सबको जो भी ये वीडियो देखेगा उनको एक आइडिया पता चलेगा, एक फ़्लो पता चलेगा कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है क्या। अगर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में बिल्कुल ही नए हैं, आप न्यू हैं, तो ये वीडियो देखकर आपको पता चलेगा कि हमें सॉफ्टवेयर फील्ड में क्या होता है, कितनी लैंग्वेजेस होती हैं, कितने फेजेस होते हैं, फेजेस यानी कितनी अलग अलग कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, उनका रोल क्या होता है। तो उस हिसाब से आप तय कर सकते हो कि हमें लाइफ में आगे कौन सी ब्रांच पकड़नी चाहिए। आपने कई बार क्या होता है कि सब सोचते हैं हाँ हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, मगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो एक बहुत बड़ा सागर है, उसमें कई सारी लैंग्वेजेस हैं और वो हर लैंग्वेजेस में भी विभाग है कि कोई फ्रंट एंड लैंग्वेज है, कोई बैक एंड लैंग्वेज है, कोई डेटाबेस लैंग्वेज है, बैक एंड में भी कोई मोबाइल लैंग्वेजेस है, कोई वेब लैंग्वेजेस है। तो ये वीडियो ध्यान से देखिए, आपको इससे आइडिया आएगा कितनी लैंग्वेजेस हैं, उनका क्या महत्व है, क्या होता है। और फिर बाद में मैं SDLC लाइफ साइकिल यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल समझाऊंगा, ठीक है। अच्छा, ये उनके लिए भी हेल्प कर सकता है जो रिक्रूटमेंट IT रिक्रूटमेंट करना चाहते हैं। सो कहने का मतलब, अगर आप IT के किसी भी चीज़ से कनेक्टेड हैं, आइदर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं या इवन IT के कोई टेस्टर बनना चाहते हैं, या IT रिक्रूटमेंट करना चाहते हैं, या अगर आप IT के कोई स्टूडेंट को पढ़ाना चाहते हो, आप प्रोफेसर हो या प्रोफेसर बनना चाहते हो जहाँ पे आप स्टूडेंट को पढ़ाना चाहते हो, तो भी ये वीडियो आपको हेल्प करेगा, क्योंकि ये पूरा एक्चुअल में उसका जो लाइफ साइकिल है उसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि कितने प्रकार की लैंग्वेजेस होती हैं। देखो गाइस, हम लोग अगर लैंग्वेजेस अगर ChatGPT या गूगल पे देखेंगे ना, तो बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो हम शायद गिनते हमें शाम हो जाएगा वीडियो को, मगर इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं। डेटाबेस लैंग्वेजेस हैं, बैकएंड लैंग्वेजेस, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, मगर हमने कुछ वैसे लैंग्वेजेस को वो किया है, लिस्ट किया है जो सबसे ज़्यादा यूज़ में आते हैं, जैसे टॉप 10 या टॉप 5 लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। तो अब वो लैंग्वेज समझाने के पहले मैं आपको पहले बता दूं कि मेन लैंग्वेजेस की ब्रांच कौन से हैं। तो पहला होता है फ्रंट एंड लैंग्वेज, दूसरा होता है बैक एंड लैंग्वेज, और तीसरा होता है डेटाबेस लैंग्वेज। ये मैं समझाऊंगा कि फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, अभी डिटेल से विस्तार में एक एग्जांपल के साथ में। अब इसके अंदर जो ये बैक एंड लैंग्वेजेस हैं, उसमें भी एक वेब बेस्ड लैंग्वेज होता है और एक होता है मोबाइल लैंग्वेजेस। तो वेब लैंग्वेजेस क्या है, मोबाइल आपको सुनते ही समझ में आ रहा होगा कि मोबाइल लैंग्वेज है, यानी जो मोबाइल में जो सॉफ्टवेयर बनते हैं उसके रिलेटेड लैंग्वेज है। और वेब बेस्ड लैंग्वेज है, यानी कि जो कंप्यूटर और लैपटॉप वगैरह पे यूज़ होता है उसका लैंग्वेजेस है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम इन लैंग्वेजेस के बारे में समझें। उसके पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ कि फ्रंट एंड, बैक एंड एंड डेटाबेस क्या होता है। तो गाइस, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, एक पेन के आधार, पेन का एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। तो पेन क्या है, मान लीजिए कि एक पेन है, वो पूरा एक सॉफ्टवेयर है। चलो हम एक पेन के आकार को हम एक गूगल इमेज पर लेकर आते हैं, ठीक है। पेन with refill and its ink image, ठीक है। लेट्स सी, मुझे आपको बहुत बेहतर तरीके से मैं समझा पाऊँगा, ठीक है। तो अब आप समझ लीजिए कि ये एक पेन है, ये एक सॉफ्टवेयर है, मान लीजिए, ठीक है।
सॉफ्टवेयर क्या होता है? पहले सॉफ्टवेयर वो चीज़ होती है जो कोई एक प्रोग्रामेटिकली कोई एक चीज़ के लिए निर्धारित चीज़ बनाया गया है, वो हमें हेल्प करती है। जैसे घड़ी है, घड़ी दुनिया का सबसे पहला सॉफ्टवेयर है, आपको पता है? घड़ी दुनिया का सबसे पहला और सबसे ओल्डेस्ट सॉफ्टवेयर है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो हार्डवेयर को रन करने में प्री निर्धारित चीज़ों से प्रोग्राम होता है और प्री निर्धारित चीज़ करने के लिए प्रोग्राम होता है, उसको कहा जाता है सॉफ्टवेयर। तो हम जो घरों में घड़ी, जो कांटा घड़ी यूज़ करते हैं, आपने अभी भी देखा होगा, तो जो कांटा घड़ी है वो एक्चुअल में दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट सॉफ्टवेयर है। उसको इस तरह से प्रोग्राम किया गया है कि वो सॉफ्टवेयर अंदर से इस तरह से प्रोग्राम किया कि वो हार्डवेयर, यानी कि जो सुई नामक हार्डवेयर है, उसको वो रन करेगा प्री निर्धारित चीज़ों से, यानी इतने सेकंड पे आगे बढ़ेगा, इतने मिनट पे आगे बढ़ेगा, इतने आवर्स पे वो इस बटन पे आएगा। तो वो एक घड़ी हमारा एक प्री निर्धारित सबसे ओल्डेस्ट सॉफ्टवेयर है। तो अब सॉफ्टवेयर के अंदर फ्रंट एंड क्या है, बैक एंड क्या है और डेटाबेस क्या है। तो देखिए, अगर ये देखो, ये इमेज अगर हम देखते हैं तो ये जो पूरा अगर एक पेन है, ठीक है, मैं इसको बड़ा करता हूँ। होस्टिंगर की जब वेकफिट मैट्रेस पे Today I'm gonna show you how to refill or हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में मैं आपको ओके, तो लेट्स से एग्जांपल, ये पेन है, ये पेन पूरा एक सॉफ्टवेयर है। जो पेन का जो ऊपरी भाग है, जो आपको बहुत सुंदर दिख रहा है, यहाँ पे ग्रे कलर है, फिर ब्लैक कलर है, फिर यहाँ पे भी एक ब्लैक कलर का, ये मान लीजिए फ्रंट एंड है आपका, ठीक है। ये डिज़ाइन किया गया, जिसको कलर भी दिया गया है। जो हम देखते हैं एक्चुअल में, फ्रंट एंड का मतलब क्या? फ्रंट, जो सामने से दिख रहा है, तो वो हम देख रहे हैं, उसको बोलते हैं फ्रंट एंड, ठीक है। अब बैक एंड है ना, बैक एंड क्या है? तो ये रिफिल हमारा बैक एंड है, जो हमारे फ्रंट एंड के साथ में कनेक्टेड है। क्या है वो? रिफिल है, जो हमारा बैक एंड है, जो हमको कनेक्टेड है। उसके अंदर जो इंक है वो हमारा डेटाबेस है। अब आप समझ गए? ये मैंने बहुत बेसिक एक बताया है, फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आएगा, मैं दूसरा भी आपको एग्जांपल दूंगा। तो ये मैंने क्यों एग्जांपल दिया? क्योंकि भाई देखो, एक पेन है, वो आउटरी पेन है। पेन अलग अलग प्रकार के होते हैं, हमने यहाँ पे देखा अलग अलग प्रकार के। today I'm gonna show you how to कितनी सारी पेन्स हैं, तो ये सारी अलग अलग डिज़ाइन की पेन्स हैं, राइट। तो ये सारे डिज़ाइन क्या है? ये फ्रंट एंड है। तो फ्रंट एंड में बेसिकली क्या होता है? डिज़ाइन के काम ज़्यादा होते हैं, कलर के काम, ग्राफिकल काम, ये सारे होते हैं। तो ये जितने भी आउटर चीज़ जो दिख रहे हैं, वो हमारा फ्रंट एंड होता है। उसके अंदर क्या होता है? रिफिल होता है, जो हमारा बैक एंड का काम कर रहा है। रिफिल के अंदर क्या है? इंक है, तो वो हमारा मेन डेटाबेस है, जहाँ पे एक्चुअल चीज़ें स्टोर होती है। तो क्या एक पेन रिफिल के बगैर चल सकती है? नहीं चल सकती है। अच्छा, रिफिल भी हो, मगर रिफिल में इंक अगर पूरी हो जाए तो क्या पेन चलेगी? नहीं। तो तीनों चीज़ें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, राइट। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताता हूँ। अब पेन का आपने एक एग्जांपल ले लिया, पेन का एक और एग्जांपल लेता हूँ। ये जितनी भी डेटाबेस लैंग्वेजेस हैं, बैक एंड लैंग्वेज और डेटाबेस लैंग्वेज हैं और फ्रंट एंड लैंग्वेज हैं, उसमें ऐसा है कि जो बैक एंड लैंग्वेज है, उसका खुद का ही डेटाबेस वो यूज़ कर सकता है, दूसरा डेटाबेस नहीं यूज़ कर सकता। अब मैं उसी का फ्रंट एंड वो यूज़ कर सकता है दूसरा। तो फ्रंट एंड में ऐसे कॉमन फ्रंट एंड है, जैसे HTML CSS है, जो कॉमन फ्रंट एंड है, जो लगभग ऑलमोस्ट 95% सभी लैंग्वेजेस के साथ में वो सेट हो जाता है। मगर कुछ बैक एंड लैंग्वेजेस के खुद के भी फ्रंट एंड लैंग्वेज है। मगर डेटाबेस कैसा है मालूम है? डेटाबेस तो जो लैंग्वेज का जो डेटाबेस है, वही लैंग्वेज में वो सेट होगा। अब आपको एग्जांपल देता हूँ। क्या बॉल पेन का जो इंक होगा, वो जेल पेन में आप यूज़ कर सकोगे? नहीं कर पाओगे ना। क्या स्केच पेन का जो इंक होगा, वो आप जेल पेन में यूज़ कर पाओगे? है ना। तो आप मान लीजिए, अगर डेटाबेस अगर जेल पेन वाला है, तो आप बॉल पेन वाले में नहीं यूज़ कर पाओगे उसको। तो इस तरह से ये यानी जो इंक जिस रिफिल का है, वो उसी रिफिल में जाएगा। यानी जो इंक
यानी जो डेटाबेस जिस बैकएंड लैंग्वेज का है उसी बैकएंड लैंग्वेज के साथ वो सेट हो पाएगा। सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बताया। आप ऐसा नहीं कर सकते कि भाई ओरेकल का डेटाबेस आप डॉटनेट में सेट कर दो, नहीं होगा। यानी वो बात हो जाएगी कि ओरेकल हो गया जेल पेन और ये डॉटनेट हो गया बॉल पेन, नहीं सेट हो पाएगा, राइट है। तो जिसके लिए जो डेटाबेस निर्धारित किया गया है वही डेटाबेस यूज़ होगा, यानी जिसके लिए जो इंक है वही इंक। और जो रिफ़िल, अभी जेल पेन की जो रिफ़िल होती है वो बहुत जाड़ी होती है, ठीक होती है ना, तो वो क्या एक पतली सी जो पेन आती है उसके अंदर वो रिफ़िल सेट हो पाएगी, क्यों? क्योंकि वो पेन जितनी आकार की तो वो जेल पेन की रिफ़िल होगी। तो उसी तरह जो बैकएंड लैंग्वेजेस है हर फ्रंट एंड लैंग्वेज के साथ भी सेट नहीं होगी। कुछ लैंग्वेज ने ऐसा, जैसे डॉटनेट है, डॉटनेट ने खुद का फ्रंट एंड बना लिया है ASP। तो अब आपको समझ में आ गया कि फ्रंट एंड बैक एंड एंड डेटाबेस क्या है, थोड़ा आइडिया आ गया। सिंपल समझने से पता चल रहा है फ्रंट एंड यानी जो सामने से दिख रहा है, बैक एंड यानी जो बैक एंड में जो प्रोग्रामिंग, और डेटाबेस यानी जहाँ कुछ स्टोर हो रहा है। जैसे इंक क्या है, स्टोर होके रखा हुआ है, राइट ना। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा जो आप सभी लोगों ने उस सॉफ्टवेयर को यूज़ किया होगा, और उस सॉफ्टवेयर का नाम है जीमेल, राइट। सबने यूज़ किया होगा। तो ये जो जीमेल में आप जितनी भी सामने चीज़ें देख रहे हो ना, ये सारी फ्रंट एंड है। क्या है? फ्रंट एंड। जैसे ये कंपोज का बटन है, तो ये कंपोज का बटन किसने बनाया है? फ्रंट एंड डेवलपर ने बनाया। ये ईमेल का बटन किसने बनाया? फ्रंट एंड ने बनाया। ये एक्चुअली ये यूज़र इंटरफेस के लिए है। अगर एक्चुअल इसके बिगर भी सॉफ्टवेयर रन हो सकता है प्रोग्रामिंग से, मगर जो नॉन IT का बंदा है वो नहीं यूज़ कर पाएगा। वो जो प्रोग्रामर है वो खाली कोडिंग लिख के भी ईमेल कर सकता है, SMTP सर्वर का हेल्पलाइन। मगर ये फ्रंट एंड नॉन टेक्निकल बंदे यानी जो नॉन सॉफ्टवेयर इंजीनियर है उसको हेल्प करता है इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए। तो जीमेल सबसे बड़ा एग्जांपल है। तो अब जीमेल में ये देखो फ्रंट एंड हो गया। अब फ्रंट एंड के अंदर अगर मान लो मैंने यहाँ पे कुछ लिखा भाई मुझे ये पर्सन को कुछ मेल करना है, टेस्ट ईमेल करना है, तो टेस्ट ईमेल करके मैंने लिख दिया और यहाँ पे सेंड कर दिया। सेंड का बटन तो फ्रंट एंड ने बनाया, फ्रंट एंड डेवलपर ने बनाया। मगर जब ये सेंड होने के बाद उस पर्सन को चला जाता है, वो किसने बनाया? बैक एंड डेवलपर। समझ गए आप? प्रोग्राम किसने, यानी इसके पीछे कुछ बैक एंड में कुछ क्रिया हुई ना, कुछ काम हुआ ना, कि भाई फ्रंट एंड ने तो बटन बना दिया, हाँ भाई मैंने ये कलर का बटन बना दिया, ये कंपोज का बटन बना दिया, और यहाँ पे सेंड का बटन ब्लू कलर का बना दिया, मेरा काम हो गया, फ्रंट एंड ने बोल दिया। मगर वो क्या डिज़ाइन बनाने के बाद में काम हो जाएगा? पेन बनाने वाले ने पेन बना दिया, मगर रिफ़िल तो डालना पड़ेगा ना उसके अंदर। रिफ़िल डाले बगैर मैंने कहा ना नहीं चलेगा। तो बैक एंड डेवलपर उसको प्रोग्राम करता है कि हाँ भाई प्रोग्राम क्या किया कि सबसे पहले सामने वाले का ईमेल आईडी लिखना पड़ेगा, लिखने के बाद फिर सब्जेक्ट में कुछ भी लिखना पड़ेगा, फिर बॉडी में कुछ भी लिखना पड़ेगा, उसको सेंड करो, तब वो सामने वाले की ईमेल आईडी पे दिख जाएगा कि हाँ भाई ये किसी ने ईमेल भेजा है और उसको किसने भेजा है, कितने बजे भेजा, वो सारा प्रोग्राम हुआ है पहले, राइट। इसको बोलते हैं बैक एंड डेवलपर। समझ में आ गया? अब मैं आपको समझाता हूँ डेटाबेस क्या है। तो डेटाबेस डेवलपर ने क्या किया? फ्रंट एंड समझ में आ गया, डेटाबेस समझ में आ गया। अब मान लीजिए अगेन मैंने एक ईमेल टाइप किया, बराबर, और मैंने कुछ इसके अंदर इमेज अटैच कर दी, राइट। तो ये इमेज मैंने डेस्कटॉप में से इमेज या कुछ भी मैंने अटैच कर दिया। ये मैंने एक्सेल अटैच कर दिया, बिजनेस एनालिसिस का ट्रेनिंग। अब ये अटैच करके मुझे सेंड करना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ? बेसिकली एक वस्तु को, एक एक्सेल है ना, वो भी एक ऑब्जेक्ट है ना, एक चीज़ है ना, वो अपना स्पेस लेती है। देखो वो बता रहा है 12 KB का स्पेस है उसका। मुझे इस आईडी से दूसरी आईडी पे भेजना है, यानी मैं कोई सामान भेज रहा हूँ, राइट। भले वो 12 KB का है मगर मैं कुछ भेज रहा हूँ ना। तो कुछ भेजने के लिए क्या होना चाहिए? कोई स्टोर करने के लिए कोई प्रतिक्रिया होनी चाहिए, कोई चीज़ होना चाहिए ना। तो बेसिकली अब यहाँ पे रोल आता है डेटाबेस डेवलपर का। वो क्या करता है कि भाई हाँ आपने फ्रंट एंड बना दिया और बैक एंड वाले ने प्रोग्राम बना दिया, मगर अब कुछ स्टोर करना है तुमको। वो स्टोर में कुछ भी हो सकता है, एक्सेल स्टोर करना है, इमेज स्टोर करना है, वीडियो स्टोर करना है, कुछ भी स्टोर करना है। तो वो स्टोर करने के लिए जो बंदा होता है वो कौन होता है? वो जो चीज़ होती है वो होती है डेटाबेस, और उसको जो प्रोग्राम करता है वो होता है डेटाबेस डेवलपर।
समझ गए? तो अब जब मैं सेंड करूँगा तो सामने वाले को एक डेटा मिल जाएगा इस तरह का। तो ये डेटा तभी मिला, वो मान लीजिए ये .NET का, मान लीजिए जीमेल एग्जांपल समझ लीजिए कि .NET में बना है, मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ, .NEट में नहीं बना है, बट अगर मान लीजिए तो उसका जो डेटाबेस डेवलपर है, SQL डेवलपर, उसने एक SQL में एक प्रोसेस दिया है, एक स्टोर करने की जगह दी है कि भाई हाँ किसी को भी जीमेल भेजना हो तो हमने डेटाबेस में एक जगह दी है, वहाँ से पास वहाँ पे स्टोर हो जाएगा, सामने वाले को मिल जाएगा और वो हमारे उस डेटाबेस को एक्सेस कर सकेगा जिसने भी उसको भेज रखा है, राइट? तो अब आपको समझ में आ गया फ्रंट एंड क्या है, बैक एंड क्या है और डेटाबेस क्या है। फ्रंट एंड के बिगर, फ्रंट एंड अगर नहीं होगा तो जितने भी नॉन टेक्निकल यूज़र्स हैं वो लोग सॉफ्टवेयर को उतनी बेहतर तरीके से यूज़ नहीं कर पाएंगे। फ्रंट एंड इंजीनियर है, वो डिज़ाइन करता है, कलर सिलेक्ट करता है, बटन सिलेक्ट करता है। फ्रंट एंड में UI डिज़ाइनर भी आते हैं, वो लोग डिसाइड करते हैं कहाँ कौन सा बटन होना चाहिए, विडजेट होना चाहिए, है ना। ये पूरा जो लेआउट है, ये जो पूरा लेआउट है वो फ्रंट एंड और डेवलपर और UI डेवलपर करते हैं। प्रोग्रामर पूरी साइट को प्रोग्राम करता है, कौन सी, इवन कंपोज के बटन पे क्लिक किया तो एक नया पेज ओपन होगा, बराबर, ये सब चीज़ प्रोग्रामर करता है। और डेटाबेस का बंदा होता है, वो स्टोर प्रतिक्रिया बनाता है, डेटाबेस एप्लीकेशन बनाता है, और डेटा में कितना डेटा स्टोर होगा, अगर वो भर जाता है तो कहाँ स्टोर होगा, ये सारा काम डेटाबेस डेवलपर का होता है। समझ गए आप? ठीक है। तो अब आपने यहाँ पे ये समझे, अब आपने ये समझे कि हमारे पास कितने फ्रंट एंड लैंग्वेजेस हैं, बैक एंड लैंग्वेजेस हैं और डेटाबेस लैंग्वेज, आई एम सॉरी, क्या फ्रंट एंड है, क्या बैक एंड है, क्या डेटाबेस है, ये आपको समझ में आ गया। अभी आपको ये समझाएंगे हम कि फ्रंट एंड में, बैक एंड में और डेटाबेस में कौन से लैंग्वेजेस आते हैं। ठीक है। तो फ्रंट एंड में ये सारे लैंग्वेजेस हैं, HTML है, CSS है, HTML CSS है, ठीक है, ये सारे हैं। HTML CSS ऑलमोस्ट सब में है। ASP.NET है, Django है। मैं बैकएंड के साथ में आपको समझाऊंगा कि कौन सा कहाँ पे कनेक्ट होगा, ठीक है। और बैकएंड लैंग्वेजेस में C++, जावा, .NET, PHP, पाइथन, R लैंग्वेज, रूबी, रेल्स, React.js, Node.js एंड C#। ओके। बैकएंड में मोबाइल के भी कुछ हैं, जैसे एंड्रॉयड हैं, iOS हैं, विंडोज़ हैं, फ्लटर है, ज़मरीन है। अच्छा, अब डेटाबेस के MySQL है, राइट, और ओरेकल है, MongoDB है। SQL आप देखोगे कई सारी चीज़ में कॉमन मिलेगा, SQLite आपको कॉमन मिलेगा। अब मैं आगे समझाता हूँ कि ये इन तीनों का रिलेशन क्या है एक दूसरे के साथ में, ठीक है। तो मैं बैकएंड लैंग्वेजेस के साथ में समझाऊंगा तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो जो C और C++ है, उसके अंदर जो फ्रंट एंड होता है वो HTML एंड CSS में होता है, और उसका जो बैकएंड डेटाबेस है वो MySQL और SQLite का होता है। आप C++ में ओरेकल का डेटाबेस यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो कहने का मतलब C++ का जो डेटाबेस है, इसमें और भी डेटाबेस आते हैं, मगर जो मैंने टॉप जो भी डेटाबेस यूज़ करते हैं वो मैंने बताया है। तो C++ में MySQL एंड SQLite का डेटा आएगा। जावा में ओरेकल एंड MongoDB का डेटा आता है। ओरेकल एक डेटाबेस है और उसका एक डेटाबेस लैंग्वेज भी होता है ना। और MongoDB एक डेटाबेस है, उसका भी एक लैंग्वेज होता है। .NET एक बहुत बड़ा लैंग्वेज है जावा की तरह, और .NET में जो फ्रंट एंड यूज़ होता है बट बेस HTML एंड CSS तो होता है, साथ में .NEट का खुद का एक फ्रंट एंड लैंग्वेज है जिसका नाम है ASP.NET, ठीक है। ASP.NET नाम का बैकएंड भी है जिसमें वो इंटरकनेक्टेड है, और उनका जो डेटाबेस है वो है SQL एंड MS SQL, ठीक है। PHP उसमें अगेन HTML CSS ही आते हैं, बस PHP का जो डेटाबेस है वो MySQL है, ठीक है। पाइथन उसमें उसका खुद का एक फ्रंट मतलब HTML CSS तो यूज़ होता है पाइथन के बैकएंड में, साथ में उनका खुद का एक फ्रंट एंड है जिसका नाम है Django। ये Django का वर्ड D से स्टार्ट होता है मगर D साइलेंट है, ओके। और इसका पाइथन का जो डेटाबेस है वो MySQL एंड SQLite है। R का HTML CSS एंड SQL एंड MS SQL उसका डेटाबेस है। इस तरह से ये अलग अलग बैकएंड है, उनका ये फ्रंट एंड है और उनका ये बैकएंड है, ओके। अच्छा, अब मैं मोबाइल का भी समझा देता हूँ। मोबाइल
ये सारे ये भी मोबाइल के अंदर के फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस हैं, मगर ये वो लैंग्वेजेस हैं जैसे आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन होगा, iOS फ़ोन होगा, तो उसके अंदर जो एप्लीकेशन होते हैं वो काई में बने होते हैं, तो वो एंड्रॉयड में एप्लीकेशन बना होता है। अगर iOS फ़ोन है तो iOS का खुद का एक वो है, आईफोन डेवलपमेंट होता है, ठीक है। विंडोज़ फ़ोन है, जैसे नोकिया के फ़ोन में विंडोज़ फ़ोन आपने देखे होंगे, माइक्रोसॉफ्ट का फ़ोन आता है, विंडोज़ फ़ोन आता है, उसमें जो एप्लीकेशन बनते हैं वो विंडोज़ में बनते हैं, है ना। और उनका जो डेटाबेस है, जैसे एंड्रॉयड का डेटाबेस है वो SQLite है, RealM है एंड फायरबेस है। iOS का SQLite है, विंडोज़ का SQLCE है विंडोज़ का। बट अब एक ऐसा लैंग्वेज आया है जो फ्लटर है और ज़मरीन जिसको बोलते हैं, उसमें क्या होता है, अगर किसी ने, जैसे मान लो पहले क्या होता था, एंड्रॉयड में एप्लीकेशन बना है तो वो सिर्फ एंड्रॉयड फ़ोन में ही चलता था, iOS में एप्लीकेशन बनाए तो आईफोन में चलता था, विंडोज़ में बनाए तो माइक्रोसॉफ्ट के फ़ोन में चलता था। मगर अब एक ऐसा लैंग्वेज है जिसका नाम है फ्लटर, बैकएंड लैंग्वेज है। फ्लटर में अगर एप्लीकेशन बना है तो वो तीनों में यूज़ होगा। उसको जब वो पब्लिश करेंगे तो वो एंड्रॉयड के प्ले स्टोर में भी आ जाएगा, आईफोन के एप्पल फ़ोन में भी आ जाएगा और विंडोज़ के फ़ोन में भी आ जाएगा और उनके टैबलेट में भी। ये कौन सा लैंग्वेज है, ये फ्लटर लैंग्वेज है। और ज़मरीन भी एक ऐसा लैंग्वेज है जो ज़मरीन में अगर कोई एप्लीकेशन बनाया तो ये सारे ही जितने भी डिवाइसेस हैं वो सभी डिवाइस में कंपैटिबल हो जाए, ठीक है, डन है। अब तो यहाँ पे मैंने आपको सारे कोडिंग लैंग्वेजेस बताए हैं, फ्रंट एंड कोर लैंग्वेजेस, बैक एंड लैंग्वेजेस एंड डेटाबेस लैंग्वेजेस, कौन किसका किससे क्या रिलेशन है। इससे आपको पता चलेगा आगे जाके अगर आपको डेवलपर बनना है तो फ्रंट एंड डेवलपर बनना है या बैक एंड डेवलपर बनना है या डेटाबेस डेवलपर बनना है। और फ्रंट एंड बनना है तो क्या सीखना पड़ेगा, HTML CSS सीखना पड़ेगा या जावास्क्रिप्ट सीखना पड़ेगा। बैक एंड में आप कुछ लोग कुछ कैंडिडेट्स होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो 2 या 3 लैंग्वेज सीखते हैं, मगर मेरा ये मानना है 2 या 3 लैंग्वेज सीखो मगर कोई एक लैंग्वेज में आप मास्टरी करो, राइट, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। और डेटाबेस लैंग्वेज में भी जैसे काफ़ी सारे SQL डेवलपर्स भी होते हैं, राइट है, तो डेटाबेस लैंग्वेज भी होते हैं। और एक होते हैं फुल स्टैक डेवलपर। फुल स्टैक डेवलपर क्या होता है, उसके पास तीनों चीज़ का नॉलेज होता है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट का भी नॉलेज होता है, बैक एंड डेवलपमेंट का भी नॉलेज होता है और डेटाबेस का भी नॉलेज होता है, ठीक है। तो आप फुल स्टैक डेवलपर भी बन सकते हैं। फ्रंट एंड डेवलप अगर आप पढ़ाई में मैथ्स में काफ़ी तेज़ हैं, साइंस में काफ़ी तेज़ हैं, प्रोग्रामिंग में, तो आप फुल स्टैक डेवलपर भी बन सकते हैं, ठीक है। तो इससे आपको ये पता चला। अब ये बनने के बाद में इसके अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर कई सारे फेजेस होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, उसके एक डेवलपमेंट के फेजेस होते हैं। वो क्या होता है वो मैं समझाता हूँ आपको। तो सबसे पहले होता है प्लानिंग फेज। ये जो हम अभी सीख रहे हैं इसको बोलते हैं SDLC लाइफ साइकिल। क्या कहते हैं, SDLC लाइफ साइकिल, SDLC लाइफ साइकिल, जिसका फुल फॉर्म है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ठीक है। तो ये है SDLC लाइफ साइकिल। सबसे पहले होता है प्लानिंग कि भाई क्या सॉफ्टवेयर बनाना है, क्यों बनाना है, किसके लिए बनाना है, राइट। ये जो 3 वर्ड है, क्या बनाना है, क्यों बनाना है एंड किसके लिए बनाना है, ये हर जगह यूज़ होता है, तभी कोई नई चीज़ों का उत्पन्न होता है। तो यानी क्या बनाना है यानी कौन सा एप्लीकेशन बनाना है, क्यों बनाना है यानी किस प्रॉब्लम का वो सॉल्यूशन देगा, किस लिए बनाना है यानी कौन यूज़र होगा उसका, समझ गए। क्या, क्यों और किसका ये आंसर है, शॉर्ट आंसर है, राइट। अब तो ये जब किसी पर्सन को ये मालूम पड़ता है कि भाई क्या बनाना है यानी फॉर वॉट, बराबर, वॉट एग्जैक्टली, बराबर, फिर क्यों बनाना है, किस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए, बराबर, किस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए, एंड किसके लिए बनाना है,
कौन उसका यूज़र होगा, राइट है। अब मैं आपको यहाँ आगे बढ़ने से पहले एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि भाई ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में मैं पहले समझा भी देता हूँ, उसके बाद में एक आपको एग्ज़ाम्पल दूंगा साइट के साथ में। तो देखो, सबसे पहले प्लानिंग होता है कि हाँ भाई हमें क्या क्या एग्जैक्टली बनाना है, क्यों, किसके लिए बनाना है, बराबर, और कौन इसका बेनिफिशियल कौन होगा, राइट। फिर उसका एनालाइज होता है, एनालिसिस में बिजनेस एनालिसिस्ट का एक बहुत बड़ा रोल होता है, बराबर, जो उसको एनालाइज करता है, समझता है, राइट। और ये जितने फेजेस हैं प्लानिंग से लेके फीडबैक इंटरेक्शन तक, इन सब में जो एक कॉमन बंदा है जो कनेक्टेड रहता है, वो है बिजनेस एनालिसिस्ट। क्योंकि बिजनेस एनालिसिस्ट क्या कर रहा है, वो फर्स्ट डे से लेके लास्ट डे तक कनेक्टेड रहता है, ठीक है। तो प्लानिंग करने के बाद एनालिसिस किया, फिर डिज़ाइन किया, और फिर इम्प्लीमेंटेशन एंड डेवलपमेंट, यानी एक्चुअल डेवलपमेंट हुआ। डेवलपमेंट होने के बाद में उसका टेस्टिंग हुआ, फिर उसका डिप्लॉयमेंट होता है, बराबर। उसका मेंटेनेंस, डिप्लॉयमेंट होने के बाद अगर उसके अंदर कुछ दिक्कतें हैं, कुछ इन्हेंसमेंट करना है, तो उसका मेंटेनेंस होता है। इन सभी चीज़ होते समय मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन होता है कि चीज़ें बन गई हैं और क्या इवैल्यूएशन करना है, मॉनिटर करा जाता है उसको, और उसे डे बाय डे इवैल्यूएट किया जाता है। फिर उसका फीडबैक भी लिया जाता है डे टू डे दिनों में, बराबर। और फीडबैक लेने के बाद में उसके अंदर कुछ अल्टरेशन करने हैं तो अल्टरेशन भी किया जाता है, राइट है। तो ये हो गए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, राइट। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप सभी IRCTC जानते हैं, इन अपने इंडियन रेल टिकट सिस्टम को। तो पहले क्या होता था, कुछ सालों पहले, अगर किसी को भी जो मैं आपको साइट के साथ में एग्जांपल देता हूँ, IRCTC, ठीक है। तो कुछ सालों पहले, कुछ डिकेड्स पहले, टिकट बुक करने का एक माध्यम क्या था कि भाई रेलवे स्टेशन जाओ, नज़दीक के कोई भी रेलवे स्टेशन जाओ, 6 महीने 8 महीने पहले या साल के पहले का हमें डेट देना पड़ता था, देखना पड़ता था। वहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन का एक बंदा होता था जो हमें चेक करके बताता था कि भाई ये डेट है, वो डेट है, ये गाड़ी है। और उसके अंदर बहुत ब्लैक का भी काम होता था कि भाई वो बंदे को अगर किसी ने पैसे खिला दिया तो भाई उसके पास टिकट सारे टिकट एजेंट्स के पास में मिलती थी। फिर टिकट एजेंट को डबल पैसा ट्रिपल पैसा देने के बाद में टिकट बुक होती थी। क्यों? क्योंकि एक ही जगह थी रेलवे स्टेशन, वहीं पे किसी को भी टिकट बुक कराना है, रेलवे स्टेशन जाओ, ट्रेन की टिकट बुक कराना है, वहाँ जाके ही एक पर्सन होता था टिकट बुक करने का, उसी के पास से बुक करवाना होता था। अगर उसने पूरे साल की टिकट किसी को बेच दी है या किसी उसके ही बंदे को कर दिया तो यानी गया, फिर डबल टिबल पैसा होता था। तो एक प्रॉब्लम हो गया। तो इसका सॉल्यूशन, तो अब यहाँ पे एक नीड एराइज हुई कि एक सॉल्यूशन होना चाहिए कि भाई अगर किसी को भी बुक कराना हो तो वो क्यों रेलवे स्टेशन जाए, फिज़िकली क्यों जाए, है ना। तो जब इंटरनेट का ज़माना आया, मोबाइल ज़माना है, तो सब कुछ मोबाइल से होने लगा, इंटरनेट से होने लगा। तो तब ये सोच आई कि क्यों ना हम एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं, जो भी यूज़र को टिकट चाहिए वो हमारी साइट पे आएगा, वो टिकट बुक करेगा और उसका काम एकदम आसान हो जाएगा, उसको फिज़िकली रेलवे स्टेशन पे नहीं जाना है। तो जो मैंने आपको कहा था, मैं जो साइज क्या बनाना है, तो मैंने और क्यों बनाना है, तो पहले क्या हुआ, ये क्या और क्यों कभी कभी आगे पीछे हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, IRCTC के केस में क्यों बनाना है कि भाई बंदा यूज़र बार बार जाता है रेलवे स्टेशन पे जाके टिकट बुक करता है, राइट, और उसको भी दिक्कत होती है, और जो जेन्युइन जो बुकिंग करने वाला है उसके लिए भी एक दिक्कत की बात होती है। अक्खा दिन रात 24 घंटे बुकिंग के बारी पे एक बंदे को बैठे रहना पड़ता था, और भीड़ तो कम होती नहीं थी, उसके लिए भी दिक्कत थी, और बुक करने वाले को भी दिक्कत थी, राइट। तो ये एक नीड एराइज हुई, ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए। और उसका यूज़र कौन बना, उसके यूज़र, सबसे पहला बड़ा यूज़र कौन है, ग्राहक, जिसको टिकट चाहिए, जो यात्री हैं, जिसको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, एक उसका वो यूज़र हो गया, बराबर। दूसरा यूज़र कौन हो गया, जो टिकट बेच रहा है, यानी हमारा जो इंडियन रेलवे
जो हमारा टिकट बेच रहा है वो मेन उपभोक्ताओं को जो सर्विस दे रहा है इंडियन रेलवे जो टिकट दे, तो मेन ये दो यूज़र हो गए। और भी इसमें सब यूज़र बहुत सारे हैं जो डिटेल में जब अगर हम एनालिसिस करें तो पता चलेगा, मगर मेन दो यूज़र को जिसको ये बेनिफिट कर रहा है, जो दो बड़े सब यूज़र हैं। फिर तय हुआ कि हाँ भाई हमारे इन दो यूज़र के लिए ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बनाना है। तब तय हुआ कि भाई क्या बनाना है, तब क्या बनाना है, तो भाई हमको एक टिकट का प्लेटफॉर्म बनाना है, राइट है। तो ये हमारे भारत का सबसे बड़ा टिकट का प्लेटफॉर्म है भाई। फिर क्या हुआ कि भाई प्लानिंग किया गया कि हाँ भाई हमें ये प्लानिंग के फेज़ में स्कोप होता है कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है, राइट है। कौन कौन इन्वॉल्व होगा, कितना बड़ा होगा, कौन यूज़र होगा, कैसे बुक करेगा। तो प्लानिंग में प्रोबेबली ये आया कि हाँ भाई सबसे पहले यूज़र आएगा, लिखेगा मुझे फ्रॉम कहाँ से जाना है, कहाँ तक जाना है, कौन सी तारीख को जाना है, राइट। और ट्रेन के अंदर बहुत सारी बोगियाँ होती है, तो वो कौन से क्लास की बोगियाँ हैं वो होंगी, बराबर। क्लासेस होंगे, जनरल है, लेडीज़ है, ड्यूटी है, तत्काल है, किस प्रकार के होंगे, बराबर। तो ये बेसिक चीज़ें सब तय हो गई, बराबर। फिर उसमें बिज़नेस एनालिसिस का बंदा आया। बिज़नेस एनालिसिस ने क्या किया, सारे फेज़ को, सारे रिक्वायरमेंट को गैदर कर लिया। गैदर करने के बाद में उसने सभी स्टेक होल्डर से मुलाकात की। तो बिज़नेस एनालिसिस क्या होता है, वो पर्सन होता है जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट को समझता है। रिक्वायरमेंट को समझ के सभी स्टेक होल्डर यानी कौन कौन यूज़र हैं उन सभी यूज़र्स को मिलता है, वो कैसे यूज़ करते हैं, क्या करते हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, उनकी क्या नीड है, उन चीज़ों को समझता है, उसको डॉक्यूमेंट करता है। और डॉक्यूमेंट करके डिज़ाइनर को हेल्प करता है कि ये क्या डिज़ाइन करना है करके, समझ रहे हो ना। डिज़ाइनर को हेल्प करता है क्या डिज़ाइन करना है। और जब वो डिज़ाइन हो जाता है फिर अगेन जो मेन स्टेक होल्डर है जो इसको बनवा रहा है उनको डिज़ाइन बताता है। तो वो जो डिज़ाइन होते हैं वो सबसे पहले वायर फ्रेम की तरह बनते हैं। तो वायर फ्रेम का मतलब क्या होता है, 2D डिज़ाइन होता है वो। जैसे आपने 2D में कभी घर बनता हुआ देखा होगा, वो एक्सेल के ऊपर बनता है, जैसे स्केच के अंदर बनता है। मैं आपको इसके अंदर एक वायर फ्रेम 2D इमेज का दिखा देता हूँ गूगल इमेजेस में, तो आपको पता चल जाएगा। वायर फ्रेम डिज़ाइन इन 2D, देखो ये इस तरह के डिज़ाइन होते हैं, इसको ये 2D डिज़ाइन होते हैं, बराबर। अब ये वायर फ्रेम है, 2D ड्राइंग ऑफ सॉफ्टवेयर। ये देखो कौन सा सॉफ्टवेयर होगा, क्या फ़ीचर होंगे, कौन सा बटन होगा, ये इस तरह के 2D डिज़ाइंस इस तरह के मिलते हैं। तो पहले वो वायर फ्रेम बनाता है। वायर फ्रेम जब ओके होता है तो फिर वो डिज़ाइनर के पास जाता है, जिसमें जो मैंने फ्रंट एंड आपको सिखाया था, फ्रंट एंड में भी एक पहले ग्राफिक डिज़ाइनर होता है। ग्राफिक डिज़ाइनर बनाता है कौन से कलर का होगा, कितने बटन होंगे, कहाँ पे होंगे वो बटन, कौन से कलर का होगा, कितने पेजेस होंगे, सब निर्धारित होता है। फिर ये सब निर्धारित होने के बाद में अगेन जो मेन स्टेक होल्डर होते हैं उनसे ये बिज़नेस एनालिसिस का जो बंदा होता है वो कंफर्म करता है। जब वो कंफर्म हो जाता है उसके बाद डेवलपमेंट चालू होता है, समझ गए। सारे पेज डिज़ाइन हो जाते हैं। डिज़ाइन पहले 2D में डिज़ाइन हुए, फिर कलर डिज़ाइन इमेजेस हुए, ग्राफिक बन गए, फिर उसका HTML कोडिंग भी हो जाता है। ये जो मैंने आपको कोडिंग लैंग्वेजेस में सिखाया था ना HTML, तो उसके पहले 2D डिज़ाइन बनता है। 2D डिज़ाइन बन के कुछ लोग 3D डिज़ाइन भी बनाते हैं। फिर उसके बाद ग्राफिकल इमेज बनाते हैं कि कौन सा बटन होगा, कितना बटन होगा, राइट, और कौन से कलर का होगा। जब वो तय हो जाता है फिर HTML कोडिंग की जाती है। जब वो हो जाता है तो एक्चुअल डेवलपमेंट फेज़ में आता है, जहाँ पे जो डेवलपर है उसको कोडिंग करना स्टार्ट करता है। ईच एंड एवरी पेज, ईच एंड एवरी बटन, ईच एंड एवरी प्रोग्राम फीचर्स को कोड करता है, प्रोग्राम करता है, राइट। उसके अंदर उस डेवलपमेंट में HTML फ्रंट एंड डेवलपर भी शामिल होते हैं, उनको हेल्प करते हैं। बैक एंड डेवलपर भी होते हैं और डेटाबेस डेवलपर्स भी होते हैं। तीनों मिल के साथ में डेवलप करते हैं। जब वो डेवलप हो जाता है तो उसका टेस्टिंग होता है, राइट। डेवलप हो गया, डेवलप होने के बाद डायरेक्टली तो यूज़र के पास नहीं जाने देंगे, तो उसको टेस्ट किया जाता है। तो टेस्टिंग में भी बहुत सारे फेजेस होते हैं। मैं सारे फेजेस यहाँ पे नहीं बताऊँगा, आपको नॉर्मली बता दूँ कि भाई उसके अंदर यूनिट टेस्टिंग होता है,
एक एक यूनिट का टेस्ट होता है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग होता है कि भाई इंटीग्रेट हुआ है तो वो सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, सिस्टम टेस्टिंग हो रहा है कि हर एक सिस्टम पे चल रहा है कि नहीं, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होता है यानी हर यूज़र के लिए वो हर चीज़ वो एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ऐसे अलग अलग फेजेस होते हैं। हम टेस्टिंग की भी बात नहीं कर रहे हैं, वीडियो नहीं बना रही, इसीलिए टेस्टिंग पे मैं नहीं बताऊँगा ज़्यादा डिटेल में, मगर उस पर टेस्टिंग होता है। जब सारे पायदान में वो टेस्ट हो जाता है फिर उसका डिप्लॉयमेंट होता है। डिप्लॉयमेंट उसको सर्वर पे किया जाता है, होस्ट किया जाता है, जिसको हम कहते हैं ना www.abcd जो भी साइट का नाम है .com, जैसे irctc.com है, तो ये बाद में होस्ट हुआ था, पहले बन गया था, बनने के बाद सब टेस्ट वगैरह हो गया, फिर इसको एक बहुत बड़े सर्वर के ऊपर होस्ट किया जाता है। होस्टिंग में डोमेन एंड सर्वर को अटैच किया जाता है ताकि दुनिया की कोई भी यूज़र उसको www जो भी उसका नाम है .com से टाइप करे और उसके ऊपर विज़िट कर सकता है और उसको यूज़ कर सकता है। डिप्लॉयमेंट हो गया, उसके बाद मेंटेनेंस भी होता है। जैसे अब बना तो दिया मगर कभी कोई साइट में कोई बटन नहीं चल रहा, कोई फीचर नहीं चल रहा, बराबर, कहीं बग आ गया। बग का मतलब क्या होता है सॉफ्टवेयर में कि जो चीज़ जिस चीज़ के लिए बनाया गया है वो चीज़ वो नहीं कर रहा है, कुछ और काम कर रहा है, उसको बोलते हैं बग, या कर ही नहीं रहा है उसको बोलते हैं बग। तो अगर उसके अंदर बग है तो वो उसको वापस से टेस्ट करके उसे वापस इंजीनियर को भेजा जाता है कि ये चीज़ नहीं चल रही, ये बनाया जाए। आपको समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अब ये भी हो गया। इसके बाद कंटिन्यूस उसके ऊपर मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन होता है, राइट। जैसे आज आप IRCTC देख रहे हो, आज से 20 साल पहले ऐसा IRCTC नहीं था, नॉर्मल था, कुछ और था। तो इसको डे बाय डे मॉनिटर किया गया, जो चीज़ें ज़रूरत में नहीं है वो निकाला गया, जो चीज़ें ज़रूरत में है वो रखा गया, जो नई टेक्नोलॉजी है वो रखा गया। तो ये कैसे हुआ? जब उसका मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन होता है, ठीक है। फिर आता है फीडबैक एंड अल्ट्रेशन। जितने भी यूज़र हैं उनका फीडबैक लिया जाता है, राइट, कि भाई आप यूज़ कर रहे हैं, आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, राइट। वो फीडबैक लेकर अगर दिक्कत हो रही है तो उसको और एनहेंस करके नए अपग्रेडेड वर्जन में लाया जाता है, राइट। तो यहाँ पर हमने कोडिंग लैंग्वेजेस सीख लिए, समझ लिए, और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल समझ लिया है, राइट। तो आपको काफ़ी सारा नॉलेज आ गया होगा। इसके बाद भी अगर आपको कुछ क्वेरी हो तो आप मेरे को बताइए। ऑलराइट, थैंक यू।